नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट इकोलॉजी के टॉपिक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्लांट एंड एनवायरनमेंट के फोर्थ पार्ट में आपने फर्स्ट लेक्चर में सॉइल और की इंट्रोडक्शन और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्ड लेक्चर में मृदा के भौतिक रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉइल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें सबसे अलग अलग पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है सॉइल का कलर, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल का तापमान और उसके बाद प्लास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड इरोडेबिलिटी। इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉइल कलर। सॉइल कलर एक्चुअली क्या होता है? सॉइल आपने अलग अलग जगहों पर देखे होंगे, सबके रंग अलग अलग होते हैं। इसके कारण क्या है? मुख्य कारण तो ये है कि सॉइल जिस पेरेंट मटेरियल से बना होता है, जिस तरह के रॉक से बना होता है, वो कलर उसके में दिखाई देता है। जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसका कलर मुख्य रूप से उसमें आता है सॉइल में। उसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, उसमें आयरन कितना है, उसके अतिरिक्त सिलिका, लाइम और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है सॉइल के कलर के ऊपर। एक सॉइल मुनसन कलर चार्ट होता है जो कि रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिससे हम मिलान करते हैं सॉइल का कलर कैसा है और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं, उसका कलर बताते हैं और उसमें कलर के साथ रेफरेंस दिया होता है कि वो कौन सी कलर का है, कौन सा सॉइल है। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं सॉइल में, वो ज़्यादातर ब्लैक या डार्क ग्रेइश ब्लैक कलर मृदा को प्रदान करते हैं। अगर मिट्टी में आयरन कंपाउंड ज़्यादा हैं तो ये इसको ब्राउन कलर, रेड कलर या फिर येलो कलर प्रदान करते हैं। आयरन ऑक्साइड्स अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ कॉम्बिनेशन में है, उससे मिले हुए हैं, तो वो सॉइल को ब्राउन कलर देते हैं और यही ब्राउन कलर जो सबसे कॉमन कलर है सॉइल का, ये हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सिलिका, लाइम एंड सम अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसकी वजह से सॉइल का कलर लाइट वाइट या फिर ग्रे कलर का भी हो सकता है। दूसरी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का टेक्सचर। सॉइल हमें छूने में कैसा लगता है, उसकी प्रॉपर्टी हम सॉइल टेक्सचर के आधार पर बताते हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है, ये कुल मिलाकर सॉइल के तीन जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसके आपस में क्या किस अनुपात में प्रेजेंट है, इसके आधार पर तय होता है। जैसे कि आपने पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कि सैंड पार्टिकल ये 2 से 0.02 mm तक की साइज के होते हैं, सिल्ट 0.02 से 002 एंड क्ले 0.002 mm से छोटे साइज के होते हैं। इनको हम कुल मिलाकर इन तीनों जो पार्टिकल्स हैं, इनको हम फाइन अर्थ फ्रैक्शन भी कहते हैं और ये एक तरह से सॉइल का इनऑर्गेनिक पार्ट बताते हैं। जो जो ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि 2 mm से ज़्यादा बड़े होते हैं, उसको रॉक फ्रैगमेंट्स या ग्रेवल्स भी कहते हैं। जो सैंड एंड सिल्ट है सॉइल के मिक्सचर में, सैंड और सिल्ट ये इनएक्टिव पार्ट होता है। उसकी वजह है कि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द सॉइल एबिलिटी टू रिटेन सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट्स। इनके पोर साइज बड़े होते हैं, इसलिए सॉइल वाटर को ये रोक कर नहीं रख सकते। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादातर डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, इसलिए पानी अगर नहीं रुकता है सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं रुकते। दूसरा है क्ले के साइज। क्ले क्या होता है? इसकी साइज स्मॉल होती है, आपने पढ़ा है 0.002 mm से छोटे होते हैं, इसलिए शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेयर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास, 1 ग्राम अगर वजन के हिसाब से देखें तो कम वजन के ही शीट लंबे बनते हैं, बड़े बनते हैं, इसलिए ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा चार्जेस को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं, आयंस को एंड वाटर को। इस वजह से क्ले को ही हम एक्टिव पार्ट, एक्टिव पोर्शन ऑफ द सॉइल मैट्रिक्स कहते हैं। सॉइल का मुख्य जो क्रियात्मक भाग है, एक्टिव पार्ट है, वो क्ले होता है। जितने भी सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो सॉइल की प्रॉपर्टी को इनके बताया पहले भी आपको अनुपात के आधार पर डिसाइड किया जाता है।
सॉयल, सिल्ट और क्ले, ये तीनों मिलकर सॉयल का 100% बनाते हैं। मतलब 100% अगर सॉयल है तो उसमें ये तीनों का जो अनुपात है वो 100% टोटल के बराबर बैठता है। इसके आधार पर कुल 12 सॉयल टेक्सचर क्लासेस हैं, जिसको टेक्सचरल ट्रायंगल में दिखाया गया है। इसको आप नीचे ध्यान से देखिए, नीचे आप ध्यान से देखिए, ये है आपका इधर इस स्केल पर परसेंट सिल्क, जो कि 0% यहाँ है, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये सिल्ट का बढ़ता हुआ प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है। इधर क्ले का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से ये बढ़ता हुआ क्रम है। और सैंड का 10, 20, 30, 40 ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस तरह से इसमें 12 भाग है। फर्स्ट क्ले, सैंड, लोम, क्ले, लोम, सैंडी, लोम, लोमी, सैंड, सैंड, इस तरह से कुल मिलाकर ये 12 तरह के टेक्सचर के आधार पर सॉइल को डिवाइड किया गया है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर सैंड को एक एग्जांपल है, इसमें सैंड 70% है, सिल्ट 20% है और क्ले 10% है। तो इस ट्रायंगल के आधार पर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सैंडी लोम ही है? उसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा डिफाइंड एक तरीका है। जैसे कि अगर सैंड है वो 70% है, तो आप देखिए इस ट्रायंगल में ये पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं लाइट कलर की। सैंड के लिए जो है जितने परसेंट का मार्क है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर 100 तक, इनके जो मार्क्स हैं वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। इस तरह क्ले के जो मार्क्स हैं वो सीधा हॉरिजॉन्टल है, सीधे सीधे लाइनों में है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। और जो सिल्ट का हिस्सा है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड लाइंस के फॉर्म में दिखाया हुआ है। और ये सभी जहां से ओरिजिन हो रहे हैं जिस स्केल पर, वो कितने परसेंट है उसके बराबर है। तो अगर हमें सैंड 70% मार्क करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज 70% सैंड। दूसरा हमें मार्क करना है सिल्ट 20%। सिल्ट 20% को कैसे मार्क करें? सिल्ट इस स्केल पर है, और आपको बताया पहले कि ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड लाइन जो है वो सिल्ट के लिए है। इस पे 20% का मार्क यहाँ है, और इसको हम नीचे लाते हैं तो ये दिखाई देता है इस तरह से। इसी तरह तीसरा क्ले 10% है, इसको हम कैसे मार्क करें? आपको पहले बताया ये सीधी लाइनें हैं। 10% ये क्ले का इसके लिए है, इसका 10% यहाँ है। इसको हम इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन आ गया इस ट्रायंगल पे कितना है। अब हमें देखना है कि ये तीनों लाइनें एक जगह कहाँ मिल रही हैं। ये वो जगह है जहाँ ये सैंड लोम का जो रीजन है उसमें आ रही है, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है ये जो इस स्केल में आ रही है, इस बाउंड्री के अंदर आ रही है। सैंड लोम का स्केल बाउंड्री यहाँ तक है। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर सॉइल which has sand 70%, silt 20% and clay 10% falls into sandy loam category। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल टेक्सचर की वजह से इससे क्या प्रभाव पड़ता है? जो पोर स्पेस है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसा जैसा जो सॉइल सैंड पार्टिकल्स होते हैं या क्ले पार्टिकल्स हैं या सिल्ट पार्टिकल्स हैं, उनका आपस में किस तरह से जमाव है, किस तरह से आपस में फिट हैं, उसके आधार पर वो पोर साइज डिसाइड होती है। जैसे कि देयर इज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर स्पेस, किसमें है? ये सैंड पार्टिकल्स में, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से फिट होते हैं आपस में कि इनमें पोर साइज बड़े तो होते हैं लेकिन संख्या इनकी कम होती है। जबकि क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं? फिट टुगेदर इन अ वे दैट क्रिएट्स स्मॉल पोर्स। पोर्स तो इसमें छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन चूंकि जैसे पहले बताया आपको ये लंबा बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं, इसलिए पोर्स की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है। दे आर मोर पोर्स प्रेजेंट। संख्या ज़्यादा होने की वजह से soil made up of clay sized particles will have more total pore space। संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो टोटल पोर स्पेस है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होता है, जबकि सैंड साइज पार्टिकल्स में कम होता है। इसीलिए क्ले सॉइल में जो बल्क डेंसिटी है वो कम होती है देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की तुलना में बल्क डेंसिटी कम होती है।
अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में 20 से 30% है ड्राई वेट के आधार पर, तो इसको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की संरचना। ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं होते, दे आर इन एग्रीगेटेड फॉर्म। ये एक दूसरे से क्लम्प करते हैं और एक तरह से ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये जो क्लम्पिंग के बाद इनकी संरचना कैसी होती है, उसको जो ग्रुपिंग होती है इनकी, इसको एक तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाते हैं, इकाई बनाते हैं, जिनको हम पेड्स कहते हैं। और ये जो पेड्स होते हैं वही सॉइल स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट है, क्योंकि यही पेड्स रिपीटिंग यूनिट्स में व्यवस्थित होते हैं सॉइल के अंदर। जो इन पेड्स के बीच में जो क्रैक्स होते हैं उन्हीं को हम पोर्स कहते हैं, जिससे कि सॉइल एंड एयर एंड वाटर कंडक्शन होता है। इनको हम कुछ संरचनात्मक आधार दिए हुए हैं, उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। सर जैसे ये टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, यहाँ आपको चित्र के साथ इसका नाम दिया गया है और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे फर्स्ट टाइप इज ग्रैन्युलर। इनमें जो पेड्स होते हैं वो यूजुअली 1 to 10 mm डायमीटर के होते हैं, और ये ग्रैन्युलर जो एग्रीगेट्स है वो ए होराइजन में ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर कि प्लांट्स के रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉयल पार्टिकल के साथ बाइंड होता है। दूसरा जो टाइप है दीज आर प्लेटी। प्लेट्स मतलब समझते हैं लेयर्स में, शीट के फॉर्म में, फ्लैट प्लेट्स। ये सरफेस में हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं, और ये ज़्यादातर बी और सी होराइजन से पाए जाते हैं, और ए होराइजन में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर कॉम्पैक्शन ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्ट होते हैं। थर्ड टाइप इज ब्लॉकी, ब्लॉक के फॉर्म में। ब्लॉक मीन्स क्यूब शेप, शेप इसका क्यूब्ड होता है। ये दो तरह के होते हैं, एंगुलर ब्लॉकी जिसमें कि जो किनारे होते हैं, कॉर्नर्स इसके बिल्कुल शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। एंड दूसरी टाइप है सब एंगुलर ब्लॉकी, जिसके जो इसके कॉर्नर्स होते हैं और एजेस होते हैं वो राउंडेड होते हैं। इनकी जो साइज होती है 5 से 50 mm तक की हो सकती है। ये मुख्यतः बी होराइजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रिज्मेटिक, प्रिज्म के आकार की। ये साइज में बड़े होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं प्रिज्म में 5 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिकल साइड्स, एक फ्लैट साइड नीचे की तरफ। इनका जो आकार साइज होता है वो 10 से लेकर 100 mm तक की हो सकती है। नेक्स्ट टाइप इज कॉलमनर। प्रिज्म में और प्रिज्मेटिक में और कॉलमनर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें बस यही है कि लिखा भी है सिमिलर टू द प्रिज्म एंड बाउंडेड बाय फ्लैट और स्लाइटली राउंडेड वर्टिकल फेसेस। बस फर्क ये होता है कि टॉप ऑफ द कॉलम्स आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड नॉर्मली राउंडेड, बहुत राउंडेड होते हैं उसके कोने, जिस वजह से ये नुकीले नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का साथ आपको टेक्सचर के साथ थोड़ा सा बताया था परिचय, और यहाँ से फिर से रिपीट कर देते हैं। बल्क डेंसिटी क्या होती है? इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम। प्रति यूनिट वॉल्यूम में सॉइल का वजन कितना है, वेट कितना है, वो उसकी बल्क डेंसिटी होती है। इसको कॉमनली ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर तो वॉल्यूम का माप है, आपको मालूम है, ग्राम वजन का माप है। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखने का मतलब है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम सॉइल है, वो उसकी बल्क डेंसिटी बताएगा। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ पोर स्पेस अवेलेबल विद इन द सॉइल होराइजन। सॉइल में पोर स्पेस कितना अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सॉइल में, ये उसकी वहाँ की बल्क डेंसिटी से पता चलता है। और ये जो है बल्क डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोर स्पेस। पोर स्पेस अगर ज़्यादा है तो बल्क डेंसिटी कम होगी, पोर स्पेस अगर कम है तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी। इनका दूसरी कई चीज़ों पर का भी प्रभाव पड़ता है बल्क डेंसिटी के ऊपर, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होती है। अगर सॉइल में थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक कंटेंट मिला दिया जाए तो बल्क डेंसिटी पे प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो आप आगे देखिए। ऑर्गेनिक मैटर डालने के साथ ही बल्क डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, मतलब कॉम्पैक्टनेस कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस ओवरऑल वेट ऑफ द सॉइल, हल्की हो जाती है सॉइल, और हल्की होने का मतलब है कि सॉइल पोरस हो जाती है। पोरोसिटी, पोरोसिटी भी एक तरह से बल्क डेंसिटी से रिलेटेड पैरामीटर है।
और इसका मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर विद बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल जो तीनों पार्टिकल्स आपको बताए गए हैं पहले, उसके बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है, कितना वो पोरस है, इसी को पोरोसिटी या पोर स्पेस भी कहते हैं। परसेंट ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस, यही इसकी पोरोसिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन टेक्सचर, टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल का कॉम्पैक्टनेस कितना कैसा है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ये सभी चीजें पोरोसिटी को प्रभावित करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, पोरोसिटी बढ़ जाती है सॉइल की जब हम उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट मिला देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड कर दिया जाता है सॉइल के अंदर। पोरोसिटी कम होती जाती है अगर हम सॉइल की पार्टिकल्स की साइज छोटी होती जाती है, तो वो पोरोसिटी उसकी कम होती जाती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ भी पोरोसिटी कम होती जाती है क्योंकि कॉम्पैक्टनेस बढ़ता है, दबाव ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एयर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में से कम होते जाते हैं, इसलिए पोरोसिटी कम होती जाती है। पोरोसिटी का काम क्या है? पोर स्पेस ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ बिकॉज एयर एंड वाटर का सर्कुलेशन सॉइल में अत्यंत आवश्यक है अच्छे प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है सॉइल का तापमान, टेम्परेचर। सॉइल जो है वो धरती पे सब कुछ जो गर्म होता है, जो भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है वो सोलर रेडिएशन से जो आता है रेडिएशन उसको ही एब्जॉर्ब करके गर्म होता है। और दूसरा चीज़ ये कि जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होती है सॉइल में वो भी हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से सॉइल का तापमान बढ़ता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है और बायोलॉजिकल प्रोसेस सॉइल का होता है वो दोनों तापमान से प्रभावित होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये दोनों तापमान को प्रभावित करते हैं। उसके अतिरिक्त क्लाइमेट, कलर ऑफ द सॉइल, स्लोप कैसा है, एल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी है जमीन की, ये सभी और वेजिटेशन कितना है, ये सभी जमीन के सॉइल के तापमान को प्रभावित करते हैं और कंट्रोल करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो है सॉइल प्लास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड इरोडेबिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? हम अगर उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप बदल ले, उसके अनुसार वो अपना ढाल ले, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे हम किसी चीज़ को मोड़ देते हैं ताकत लगा के, वो मुड़ जाती है, इस तरह से अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो सॉइल अपना शेप चेंज कर ले, दिस इज प्लास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कितना दबाव सहन कर सकती है, और दबाव के साथ साथ जितना दबाव पड़ेगा उतना उसका वॉल्यूम कम होता जाता है, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। इरोडेबिलिटी, आपने इरोजन पढ़ा होगा, इरोजन मतलब होता है इरोजन मतलब होता है हवा या पानी के साथ जो सॉइल मूव कर जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, दैट इज इरोडेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें दो चीजें आती हैं, दो पैरामीटर्स आते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेबिलिटी और सॉइल रिएक्शन। तो सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी चार्ज आयन के रूप में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये चार्ज आयन कैटायंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनमें मुख्य होते हैं हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। काफ़ी सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं, वो भी कैटायंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्ले और ऑर्गेनिक मेटल जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, दीज आर निगेटिवली चार्ज्ड और ये एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से जो कैटायंस होते हैं वो एनायन के साथ बाइंड करते हैं, जिससे कि वो पानी के साथ लीच्ड आउट ना हो जाए। लीच्ड आउट मतलब वॉश्ड अवे ना हो जाए, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो एनायंस होते हैं वो आपस में कैटायंस के साथ एक्सचेंज करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज। इसको आप एक इक्वेशन के साथ समझिए। ये क्ले पार्टिकल है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कैल्शियम 2+ पॉजिटिवली चार्ज है, एंड हाइड्रोजन प्रोटॉन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस चित्र में क्ले पार्टिकल हाइड्रोजन से बाउंड है एंड कैल्शियम आयन इज फ्री। नेक्स्ट स्टेप में जो ये क्ले पार्टिकल है इसमें से हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा और उसके बदले में कैल्शियम अटैच हो जाता है, दिस इज प्रॉपर्टी
यही वो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एक्सचेंज होना आपस में। जो कैटायंस हैं वो नेगेटिव चार्ज क्ले पार्टिकल के साथ एक्सचेंज में रहते हैं। ये क्या शो करता है? CEC of the soil is a measurement of the magnitude of negative charge per unit weight of soil। पर यूनिट वेट 1 ग्राम सॉइल अगर है तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है, वो है CEC। ग्रेटर द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर द ग्रेटर द CEC वुड बी। क्योंकि जितना भी नेगेटिव चार्ज है सॉइल में उतनी ही उसकी कैपेसिटी CEC की, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की ज़्यादा होती है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के आधार पर वेरी करती है। मतलब अलग अलग हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी है सॉइल रिएक्शन, जिसको हम पीएच के नाम से जानते हैं। ये पीएच क्या होता है? पीएच इज अ मेजर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आयन। H+ कंसंट्रेशन कितना है वो उसका पीएच होता है, उसका माप है पीएच। इट इज इंडिकेशन ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल कितना एसिडिक है कितना एल्कलाइन है ये पीएच के आधार पर तय होता है। इसको हम सॉइल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? आयन सॉल्युबिलिटी पे इसका प्रभाव पड़ता है पीएच का, और ये कुल मिलाकर अल्टीमेटली माइक्रोबियल और प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है। माइक्रोब सॉइल में होते हैं, वो सॉइल के पीएच के आधार पर जीवित रहते हैं। पीएच उनके सुटेबल होगा तो जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लांट ग्रोथ, कोई भी जो मिनरल्स जो डिजॉल्व फॉर्म में प्लांट में एंटर होता है रूट के द्वारा, इसका एब्जॉर्प्शन भी पीएच के आधार पर तय होता है। जैसे कि पीएच रेंज 6 to 6.8 इज आइडियल फॉर मोस्ट क्रॉप्स। ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए 6 से लेकर 6.8 तक का जो पीएच होता है वो आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट coincides with the optimum solubility of the most important plant nutrients। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है, ऑप्टिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इसी पीएच पर होती है, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके। कुछ माइनर एलिमेंट्स जैसे कि आयरन एंड कुछ मोस्ट हेवी मेटल, ज़्यादातर हेवी मेटल जो होते हैं वो कम पीएच पर सॉल्युबल होते हैं, लो पीएच पर सॉल्युबल होते हैं। उसके अतिरिक्त फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल पीएच। कौन से ऐसे कारक हैं जो पीएच को प्रभावित करते हैं? पेरेंट मटेरियल, जिस मटेरियल से वो सॉइल बनी है वो रॉक, वहाँ की वेजिटेशन एंड वहाँ का क्लाइमेट। जैसे कि कुछ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक सॉइल बनाते हैं, जैसे कि उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन। ऐसे सैंडस्टोन जिसमें क्वार्ट्ज ज़्यादा होती है वो सॉइल एसिडिक होगी। ऐसे सॉइल जो लाइमस्टोन से बनी होती है वो एल्कलाइन होगी। उसी तरह से जैसे वेजिटेशन का क्या प्रभाव है, जैसे कि कोनीफर्स, ये जहाँ पर होंगे वहाँ पर सॉइल एसिडिक होगी। वजह कि जो प्लांट रिमेन जो सॉइल में जाते हैं और जो रूट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सॉइल की ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, जिससे कि सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है। और सॉइल की एसिडिटी बढ़ने का मतलब है कि पीएच उसका कम होता जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसका जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर मैंने दिए हैं उसको आप अपने नोट्स के रूप में काम में ले सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहाँ उपलब्ध है। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।